नमस्कार दोस्तों। इलॉन मस्क ने एक चीज़ बोल दी कि जो अमेरिका है वो बैंकरप्ट हो चुका है। यानी कि जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है उसके ऊपर तलवार लटक गई है बैंकरप्सी की। अब इलॉन मस्क आपको मालूम है, एक वो आदमी है जो कभी मार्स के ऊपर रॉकेट भेजता है, कभी बोलता है कि मैं गाड़ियां बना रहा हूं बैटरी वाली, चाइना में बैठकर कॉपी करवा लिया सब कुछ और बैठा बैठा लिया। और उसने एक बॉम्ब शेल फेंक दिया ट्विटर के ऊपर। किया 4-5 पहले महीने पहले था, लेकिन वो सच्चाई होती हुई आपको दिखाई देती है। उसने बोल दिया अमेरिका इज हेडिंग फॉर बैंकरप्सी। और ये एक सिर्फ पासिंग ट्वीट नहीं था जो एक आदमी ने बैठकर अपने ऑफिस में बोल दिया हो, लेकिन उसके एक ट्वीट ने पूरे दुनिया के फाइनेंशियल मार्केट्स को तो हिला के रख दिया। अभी जो उसने बोला था वो सच्चाई होती हुई कैसे दिखाई देती है। अभी उसकी जो डस्ट है वो सेटल भी नहीं हुई है और अमेरिका ने अपने आप को पाया है कि वो अनइमेजिनेबल रियलिटी को फेस कर रहा है जो इलॉन मस्क ने बोला था। अभी ट्रंप आए हैं, उन्होंने बोला कि मैं अमेरिका को ग्रेट करूंगा, लेकिन ग्रेट बनाने के लिए पैसे चाहिए। पैसे अमेरिका के पास है नहीं। अब इसके ऊपर थोड़ा डिटेल में बात करेंगे कि अमेरिका के पास चॉइसेस क्या है। शायद इसीलिए ट्रंप ने शी जिनपिंग को इनवाइट किया अमेरिका में कि भाई आप आइए मेरी इनॉग्रेशन के ऊपर। 150-200 साल पुरानी हिस्ट्री है अमेरिका की, जहां पर कभी भी प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के ऊपर किसी फॉरेन डिग्नेटरी को नहीं बुलाया जाता। लेकिन उन्होंने बोल दिया कि तुम आओ, हम बैठकर दुनिया की और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। अब सोच के देखिए, अगर अमेरिका बैंकरप्ट हो गया तो होगा क्या उसकी कंट्री के लिए, उसके सिटीजन्स के लिए यानी कि अमेरिकन के लिए और दुनिया के लिए। क्या डॉलर कोलैप्स कर जाएगा इसके साथ? क्या टैक्सेस को हायर करना पड़ेगा अमेरिका के साथ? क्या सिविल अनरेस्ट शुरू हो जाएगा अमेरिका के अंदर? इलॉन मस्क ने एक ट्वीट से ये सारा कुछ चीजें मैंने बताई आपको, ये सिनेरियोज को एक्टिवेट कर दिया। अब थोड़ा सा इसको डीपली समझने की कोशिश करते हैं। और ये आप अगर बिजनेस भी करते हैं, अपनी लाइफ को चलाते हैं, आपके लिए ये वीडियो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। अब आते हैं सबसे पहला कि इलॉन मस्क ने बोला क्यों। उसका रीज़न है डेट। अमेरिका का जो नेशनल डेट है वो 35 ट्रिलियन डॉलर को क्रॉस कर चुका है। माइंड बॉगलिंग ये नंबर है। 35 ट्रिलियन डॉलर कितना होता है? अगर एक एक डॉलर के नोटों को जोड़ा जाए तो मून तक 2-3 बार पहुंच सकते हो। इतना बड़ा डेट है। लेकिन ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक टिकिंग टाइम बॉम्ब भी है दोस्तों, जिसने अमेरिका की और ग्लोबल इकोनॉमी की फाउंडेशन को हिला के रख दिया। आप सोच के देखिए कि पिछले साल जो पर्सनल इनकम टैक्स अमेरिका ने कलेक्ट किया लोगों से, उसमें से 76% सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट में चला गया। प्रिंसिपल अमाउंट में 1 रुपया भी नहीं गया है। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा अमाउंट है कि सारा जो टैक्स, पर्सनल टैक्स है, वो इंटरेस्ट में ही चला गया। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर टैक्स जो है वो कलेक्शन में वो सिर्फ इंटरेस्ट में जा रहा है तो जो स्कूल्स हैं, हेल्थ केयर है, हाईवेज है, सोशल सिक्योरिटी है, उसका क्या? आपको मैं एक चीज़ बता दूं, अंकल सैम के पास पैसा ही नहीं है। इंटरेस्ट पेमेंट करने के बाद जो उसने उधार उठाया हुआ है, उसका जो उधार है वो कितना बड़ा है? उसके यूएस के डिफेंस बजट से भी ज़्यादा। और अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर ऐसे ही काम चलता रहा अगले 10-15 सालों में, उसके सारा का सारा जितना भी टैक्स कलेक्शन है वो सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट में ही चला जाएगा। यानी कि फेडरल बजट के पास 1 रुपया भी नहीं बचेगा। तो ये जो बाकी के प्रायोरिटीज़ हैं, एजुकेशन, डिफेंस, हेल्थ, इसके लिए पैसा ही नहीं है। तो अब आप सोच के देखिए कि यहां तक अमेरिका पहले तो पहुंचा कैसे। उसके लिए आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में आपको देखना पड़ेगा। दोस्तों, ये ओवरनाइट प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। यस, कोविड के कारण इनकी प्रॉब्लम्स बढ़ गई, जहां पर 5 ट्रिलियन डॉलर इन्होंने, अमेरिका ने लोगों के जेबों में डाल दिया खर्चा करने के लिए। लेकिन इसकी जो रूट कॉज है, अमेरिका की जो फाइनेंशियल कैटास्ट्रोफी है, उसके पीछे रीज़न है 1933। अब आप देखिए 1933 में क्या होता था कि अगर आपके पास $1 है, आप $1 बैंक में लेके जाते थे तो आपको उसके इक्वलेंट आपको सोना मिलता था। और ये जो सिस्टम है वो चेक रखता था कि जो इन्फ्लेशन है या बहुत ज़्यादा जो चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए। रीज़न क्या था? जो डेट है वो ज़्यादा हो ही नहीं पाता था क्योंकि गोल्ड ही बड़ा लिमिटेड था।
लेकिन फिर आया इनका फ्रैंकलिन रोजवेल्ट। उसने जब देखा कि भाई दुनिया में ग्रेट डिप्रेशन है, उसने गोल्ड बैकिंग को ख़त्म कर दिया। और 71 में रिचर्ड निक्सन ने आकर तो पूरा भट्टा बिठा दिया अमेरिका का। उसके बाद तो यूएस गवर्नमेंट जैसे पागल हो गई। उनके पास एबिलिटी आ गई कि जब पैसा चाहिए प्रिंट करो और पैसा आपके पास आ जाएगा। और इन्होंने किया भी वही। जब जब पैसे की जरूरत पड़ी इन्होंने डॉलर को प्रिंट कर दिया। और रिजल्ट ये हुआ कि पिछले 50 सालों में डेफिसिट गवर्नमेंट का इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आज दुनिया का सबसे ज़्यादा डेट इनके पास है। डेफिसिट बढ़ता जा रहा है। सिर्फ 1 या 2 साल है जिसमें इनके पास सरप्लस था, यानी कि इंपोर्ट कम थी, खर्चे कम थे और इनकम ज़्यादा थी, वरना ये हमेशा डेफिसिट में ही रहे हैं। और पैंडेमिक आने के बाद ये जो पागलपन था अमेरिका का नोट छापने का, वो और भी बढ़ गया, क्योंकि पागल को बैठाया हुआ था बाइडेन को वहाँ पर, जिसे किसी भी चीज़ की समझ नहीं थी। दोस्तों, पैंडेमिक के अंदर पूरी कंट्री शटडाउन थी और गवर्नमेंट ने स्टिमुलस पैकेज दे दिया अपने लोगों को, जैसे पहले बोला $5 ट्रिलियन का। और साथ में अमेरिका स्पेंड करता रहा अपने बैंक्स को बचाने के लिए। स्टूडेंट लोन्स फ्री कर दिए, माफ़ कर दिए, और काउंटलेस अदर प्रोग्राम्स थे अलॉन्ग विद वॉर्स। और इतना कुछ होने के बाद 40%, एक तो और सोने पे सुहागा क्या होता है, 40% से ज़्यादा जो अमेरिका का डेट है वो फॉरेन कंट्रीज ओन करती हैं। जापान के पास 1.1 ट्रिलियन डॉलर है, चाइना के पास 870 बिलियन है, यूके के पास है। अब आप सोच के देखिए, अमेरिका ने डेट उठाया हुआ है, उसके ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट वो कर रहा है फॉरेन कंट्रीज को। उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, 5.5% मिल रहा है भाई, कौन नहीं लेगा। तो यूएसए अपना इंटरेस्ट अपने बैंकों को नहीं दे रहा है, फॉरेन कंट्रीज को दे रहा है। अब डेट और इकोनॉमी थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन मैं इसको बड़ा ही सिंपल वे में आपको समझाऊंगा कि जो इकोनॉमिस्ट हैं वो हमेशा बोलते हैं कि डेट टू जीडीपी रेशो क्या है। हेल्दी रेशो होती है 60%, अमेरिका की है 122%, यानी कि हेल्दी से नॉन हेल्दी डबल हो गया। इंडिया की जो डेट टू जीडीपी रेशो है 83 है, चाइना की 77 और रशिया की सिर्फ 20% है। यानी कि अमेरिका का भट्टा बैठा हुआ है और ये अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाएगा। आगे 2 ही रास्ते हैं। क्या रास्ते हैं? दोनों के दोनों। एक है कि चाकू आपने गले में मारा, या दूसरा है पेट पे। पहला है कि आपको अपने खर्चे कम करने पड़ेंगे और टैक्स बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप खर्चे कम करेंगे तो आपको डिफेंस पे खर्चा कम करना है, मेडिकेयर, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, सबके ऊपर आपको खर्चा कम करना है और टैक्स बढ़ाने हैं। टोल बढ़ जाएगा, इनकम टैक्स बढ़ जाएगा। लेकिन अगर ये काम किया गया तो गवर्नमेंट को लोग चलने ही नहीं देंगे। यानी कि ये एक चाकू है जो आपने पेट में डाला है। दूसरा है कि आप पैसे को और प्रिंट करते रहिए। और भाई ट्रंप बोलेगा पुराने जो प्रेसिडेंट्स थे वो प्रिंट करते रहे तो मुझे कौन रोकता है, तो प्रिंट करो। लेकिन इससे क्या होगा, जो गवर्नमेंट है वो प्रिंट करके अपने पुराने डेट्स को वापस कर देगी। लेकिन जब प्रिंट बहुत ज़्यादा किया जाएगा तो डॉलर का डीवैल्यूएशन वो होना शुरू हो जाएगा, जिससे इन्फ्लेशन बढ़ता है। जिम्बाब्वे ने यही गलती करी थी। और वहाँ पर अगर आपको एक ब्रेड का पीस खरीदना पड़ता है जिम्बाब्वे में, तो आपको एक पूरी ट्रॉली नोटों की भरकर लेके जानी पड़ती है एक ब्रेड खरीदने के लिए। ये नाइटमेयर सिनेरियो है, यानी कि गले पे आपने चाकू मार लिया। अब ट्रंप क्या कर सकते हैं, ये ट्रंप जब आएंगे तभी पता लगेगा। तभी उसने बोल दिया कि भाई अगर आपको अमेरिका में सामान बेचना है, आपको मेरा सामान भी खरीदना पड़ेगा ताकि इकोनॉमी चलनी शुरू हो। लेकिन इकोनॉमिस्ट एक चीज़ और बोलते हैं कि जो सारा सिनेरियो है, लोगों को पता लग गया कि अमेरिका के अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं रही फाइट बैक करने की। सोशल अनरेस्ट बढ़ता जा रहा है। जब डिप्रेशन हुआ था 1930s में, तब भी यही हुआ था। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई थी, पॉवर्टी इंक्रीज थी और प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए थे। और जो मिडिल क्लास है तब अपने आप को स्ट्रेच आउट फील कर रही थी कि भाई हमारे पास ना हम ऊपर जा नहीं सकते, गरीबी में हम आना चाहते नहीं हैं, पूरा सिस्टम कोलैप्स कर चुका है, इसलिए मैसिव अनरेस्ट होने शुरू हो गए थे। सोच कर देखिए, अगर अमेरिका में टैक्सेस बढ़ा दिए गए, सोशल प्रोग्राम्स में पैसे मिलने बंद हो गए, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई, वहाँ पर भी अनरेस्ट शुरू हो सकता है। चाइना उसको हवा दे रहा है आहिस्ता आहिस्ता सोशल मीडिया के थ्रू। और वर्स्ट सिनेरियो क्या है कि जब सिविल अनरेस्ट होगा,
वहाँ पर वो सिविल वॉर की तरह अमेरिका में हो जाएगा और इसका स्पिल ओवर इफेक्ट सारे वर्ल्ड के ऊपर होगा, क्योंकि जियो पॉलिटिकल डिजास्टर अगर अमेरिका में होता है उसके रिपल इफेक्ट्स पूरे दुनिया में आते हैं। अब दुनिया के लिए चारा क्या है? यूएस डॉलर बैकबोन है ग्लोबल ट्रेड की दोस्तों। अमेरिका बैंकरप्ट होने की कगार पर है और अगर अमेरिका फॉल्टर किया तो पूरे दुनिया का जो फाइनेंशियल सिस्टम है कोलैप्स कर जाएगा। चाइना, रशिया ये तो ऑलरेडी बोल रहे हैं कि डॉलर के अलावा हमें एक अलग से करेंसी खड़ी करनी चाहिए। और यूएसए की जो बैंकरप्सी है अगर होती है, ये जो शिफ्ट है डॉलर से दूसरे करेंसीज की तरफ वो बढ़ जाएगा। दुनिया आज डॉलर पे काम करती है, युआन उसको लेने की कोशिश कर रहा है, यानी कि अब हम एक चोर से निकल गए डाकू के खेमे में फंस जाएंगे। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा इफेक्ट है जो इलॉन मस्क ने बोल दिया। हमने ये कॉन्वर्सेशन शुरू किया था इलॉन मस्क के साथ, उसने एक ट्वीट से सारी गेम को ओपन कर दिया कि अमेरिका किस पोजीशन पर खड़ा है। आदमी वो शोमैन है, वो रॉन्ग हो सकता है किसी भी चीज में, लेकिन जो इसने वो बोला है कि अमेरिका बैंकरप्ट होने वाला है या हो चुका है, उसको हम बोल सकते हैं कि सार्केस्टिक ट्वीट है, लेकिन एक बोल्ड वार्निंग है अमेरिका के लिए भी, जो अनडिनाइबल ट्रूथ है कि अमेरिका का सिस्टम ब्रोकन है। और उसने एक क्वेश्चन भी बोल दिया कि अमेरिका बैंकरप्ट होने वाला है, क्वेश्चन इज व्हेन। और अगर अमेरिका अपने इस पोजीशन से बाहर नहीं निकला तो हम एक बहुत बड़े कंट्री का या एम्पायर जिसको बोलते हैं अमेरिकन एम्पायर, उसके विटनेस बनेंगे डिक्लाइन के और ख़त्म होने के। अब वर्डिक्ट क्या है? वर्डिक्ट ये है जो फाइनेंशियल जो अमेरिका की प्रॉब्लम्स हैं वो सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं है, वो ग्लोबल प्रॉब्लम भी है और ये रियल प्रॉब्लम है। वो क्या हायर टैक्सेस लगाएंगे, स्पेंडिंग कम करेंगे, रिलेंटलेस मनी प्रिंट करेंगे, जो भी करेंगे आगे जो रास्ता है बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है। हमें मालूम है कि इसके अलावा इनके पास कोई और चारा नहीं है। कॉन्सिक्वेंसेस इसके क्या हैं ये वक्त बताएगा, लेकिन एज सिटीजन्स ऑफ अमेरिका, जो वहाँ के इन्वेस्टर्स हैं, ग्लोबल स्पेक्टेटर्स हैं, सभी के सभी अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि अमेरिका जैसे ही गिरेगा मुंह के बल, तब पूरे दुनिया की जियो पॉलिटिक्स रीशेप होगी। मोदी जी इसीलिए सारी कंट्रीज के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, ग्लोबल साउथ के लीडर बन गए हैं, पैसिफिक ओशन में अपनी पकड़ बनाते जा रहे हैं। यूरोप हो, अफ्रीका हो, किसी कंट्री को नहीं छोड़ा। वाई? बिकॉज वो स्पेस जो अमेरिका ने भरी हुई है उसको भारत भरना चाहता है, और जो अमेरिकन ड्रीम है उसे हम इंडियन ड्रीम में कन्वर्ट करता हुआ देखना चाहते हैं। इसलिए मोदी जी ने बोल दिया विकसित भारत बाय 2047। अब आप समझ रहे हैं कि मोदी जी अपने आप को अगले 25 साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं भारत को, और ये टाइम है जिसके विटनेस हम होंगे। पूरे दुनिया की जो फ्यूचर है और प्रेजेंट है वो रीराइट हो रहा है, और मोदी जी उसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किरदार निभा भी रहे हैं और निभाएंगे भी। अमित शाह ने भी कल बोल दिया कांग्रेस को 15 साल और अभी आपको ऑपोजिशन में बैठना है। वो आप समझ सकते हैं तारें कहाँ तक जुड़ी हुई हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय सिया राम।